एम्बर सिटी का ग्रैंड सेंट्रल अरीना आज खचाखच भरा हुआ था। ये कोई साधारण स्टेडियम नहीं था, ये एक ऐसा कोलोसियम था जहां ताकत ही भगवान थी। हवा में एक अजीब सा नशा था, उत्साह, मौत की घबराहट और हजारों फाइटर्स के पसीने की गंध आपस में घुल चुकी थी। आसमान को चीरती हुई विशाल फ्लडलाइट्स की चमक सीधे मैदान के बीचों बीच रखे उस भारी भरकम काले मेटल के ढांचे पर पड़ रही थी। इसे टाइटन 99 पंचिंग टेस्ट मशीन कहा जाता था। ये कोई आम मशीन नहीं थी, इसे खास तौर पर डार्क मेटल से डिजाइन किया गया था ताकि ये किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख कर शून्य कर दे। यहां किसी का जादू या अंदरूनी शक्ति काम नहीं आने वाली थी। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंसान की कच्ची शुद्ध शारीरिक ताकत को नापने के लिए था। नियम बिल्कुल साफ था। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आई कुल 100 टीमों के हर एक मेंबर को इस मशीन पर अपनी पूरी ताकत से एक पंच मारना था। पूरी टीम के कुल स्कोर को मिलाकर एक औसत निकाला जाना था और जो टॉप 20 टीमें होंगी केवल वही उस खूनी मुख्य मुकाबले में कदम रखेंगी। बैकस्टेज के आलीशान वीआईपी केबिन में मोटे और अभेद्य कांच के पीछे खड़े होकर एक शख्स पूरी खामोशी से नीचे चल रही इस पूरी हलचल को देख रहा था। उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसकी गहरी अथाह नीली आंखें अरीना में मौजूद हर एक फाइटर के शरीर, उनकी मांसपेशियों के खिंचाव और उनके खड़े होने के ढंग को किसी सुपर कंप्यूटर की तरह स्कैन कर रही थी। वो ध्रुवांश था। क्लिक। केबिन का भारी दरवाजा खुला। तारा अंदर आई। अब वो कोई डरी सहमी स्लम की बच्ची नहीं लग रही थी। ध्रुवांश की कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग ने उसके चलने के ढंग और उसकी आंखों के फोकस को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी नजरों में एक मंझे हुए फाइटर जैसी तीक्ष्णता थी। वो आकर ध्रुवांश के बिल्कुल बगल में खड़ी हो गई। उसने नीचे अरीना में देखा और बहुत ही शांत गंभीर आवाज में कहा, मास्टर, नीचे का प्रेशर बढ़ रहा है। फाइटर्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। क्या हमें नीचे अपनी टीम के साथ नहीं होना चाहिए? ध्रुवांश ने अपनी नजरें मशीन से नहीं हटाईं। उसने बहुत ही गहरी रूह कांपा देने वाली आवाज में कहा, तारा, नीचे सिर्फ शोर है। जो भीड़ में रहता है वो सिर्फ खेल का हिस्सा बनता है, लेकिन जो ऊंचाई और खामोशी से खेल को देखता है वो हर एक योद्धा की कमजोरी को पहले ही पढ़ लेता है। मार्क और जैन को इस प्रेशर को खुद झेलना होगा। तारा ने हामी में सिर हिलाया। उसकी गौड़ाई पहले से ही नीचे खड़े फाइटर्स के मसल फ्लो को एनालाइज कर रही थी। मार्क भैया की बॉडी में टेंशन है, उनके पैर हल्के कांप रहे हैं, लेकिन जैन भाई, उनका बैलेंस एकदम परफेक्ट है। नीचे अरीना की कंक्रीट पर मार्क अपनी हथेलियों को आपस में इस कदर रगड़ रहा था जैसे उनसे आग निकालना चाहता हो। उसका भाई जैसा दोस्त जैन उसके ठीक बगल में खड़ा था। जैन की आंखें बंद थीं और उसका दायां हाथ अपनी जादुई तलवार की मूठ पर टिका था। दोनों हीरो लेवल के पीक पर थे, लेकिन दोनों के ऑरा में जमीन आसमान का फर्क था। जैन भाई, बिना एनर्जी के इस लोहे की दीवार पर पंच मारना, अगर इस मशीन ने मेरा स्कोर कम दिया तो मास्टर के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और ऊपर से आज मैंने सिर्फ 4 पराठे खाए हैं। जैन ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी नजरों में एक ठंडी शांति थी। मार्क, अपनी सांसों को अपने सेंटर पर लाओ। अगर तुमने इस मशीन को एक लोहे का ढांचा समझा तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। अपनी मुट्ठी को एक गिरता हुआ उल्का पिंड समझो। शांत हो जाओ। तभी अरीना के विशाल लाउडस्पीकर से एक कान फाड़ घोषणा गूंजी, टीम नंबर 47, टीम शैडो, कृपया अपने फाइटर्स को पंचिंग टेस्ट के लिए आगे भेजें। चलो शो टाइम। मार्क ने अपनी कॉलर ऊपर की। उसके चेहरे का डर अचानक एक खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल में बदल गया। वो भारी कदमों से मशीन की तरफ बढ़ा। दर्शक दीर्घा में लाखों लोग बैठे थे। उसी के सबसे ऊपर बने वीआईपी बॉक्स में मुकेश राहेजा, जो कि फ्रेया के पिता थे, और उनके कुछ खास सलाहकार भी मौजूद थे। मुकेश की नजरें विशेष रूप से अपनी बेटी फ्रेया पर टिकी थीं। 18 साल की उम्र में भी फ्रेया के खड़े होने के अंदाज में एक रॉयल एटीट्यूड और खौफनाक डोमिनेंस था। उसका स्नो वाइट कॉम्बैट सूट और सिल्वर बाल उसे भीड़ में सबसे अलग बना रहे थे। सलाहकार ने मुकेश की तरफ झुकते हुए कहा, सर, लेडी फ्रेया हीरो लेवल के पीक पर हैं, लेकिन इस राउंड में स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल पूरी तरह बैन है। क्या आपको लगता है कि वो इस फिजिकल टेस्ट में टॉप कर पाएंगी? मुकेश राहेजा ने अपने हाथों को आपस में बांध लिया। उनकी आंखों में गर्व था। फ्रेया में राहेजा खानदान का खून है। उसे किसी जादुई बैसाखी की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे चिंता उस लड़के की है जो खुद को इनका मास्टर कहता है। वो रुद्र आखिर है कहां?
मैदान पर मार्क टाइटन 99 के ठीक सामने खड़ा हो चुका था। उसने अपने दोनों पैरों को फर्श पर मजबूती से जमाया, अपनी मुट्ठी बांधी और 3 बार गहरी सांस ली। अचानक उसकी मांसपेशियों का आकार थोड़ा बढ़ गया। उसने पूरी काइनेटिक एनर्जी को अपने कंधे से होते हुए मुट्ठी में उतारा और एक भयानक धाड़ के साथ पंच दे खड़ा। धड़ाम! हवा में एक शॉक वेव सी उठी। मार्क का मुक्का टाइटन 99 के डार्क मेटल पैड पर लगा। मशीन के ऊपर लगे डिजिटल बोर्ड पर नंबर बिजली की तेजी से घूमने लगे। 450, 600, 780 और एक भारी बीप के साथ रुके 820 पर। ओह, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के 820 का भारी स्कोर टीम शैडो की एक खतरनाक शुरुआत है। कमेंटेटर की आवाज स्टेडियम में गूंज उठी। मार्क ने हाफते हुए अपनी लाल हो चुकी मुट्ठी को देखा, उसे चूमा और जैन की तरफ देखकर आंख मारी। देखा, इसे कहते हैं प्योर मसल पावर। इसके बाद जैन आगे बढ़ा। उसने कोई ड्रामा नहीं किया। उसकी चाल किसी शांत नदी की तरह थी। मशीन के सामने आते ही उसने बिना किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के बस पलक झपकने की देरी में अपनी दाईं कोहनी को पीछे खींचा और एक सटीक सीधा पंच मशीन के बिल्कुल सेंटर पर दे मारा। बूम! ये आवाज मार्क के पन से कहीं ज्यादा गहरी और भारी थी। मशीन के अंदर के स्प्रिंग्स चीख पड़े। डिजिटल बोर्ड पर नंबर चमके। 950। अनबिलीवेबल! जैन का स्कोर 950 है। ये अब तक के टॉप 5 स्कोर्स में से एक है। दर्शकों ने पागलों की तरह तालियां बतानी शुरू कर दी। मार्क का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे, तूने गुपचुप तरीके से इतनी पावर कब बना ली? अब बारी थी तारा की। जब वो छोटी सी लड़की मशीन की तरफ बढ़ी तो दर्शकों में बैठे कुछ हंटर जोर जोर से हंसने लगे। अरे, इस बच्ची को यहाँ क्यों भेज दिया? मशीन का रिवर्स इंपैक्ट ही इसकी हड्डियां तोड़ देगा। तारा ने उन लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी गॉड आई एक्टिवेट हो चुकी थी। मशीन के पास आकर उसने बस अपनी एक उंगली से मशीन के पैड को छुआ। एक ही सेकंड में उसकी गॉड गिफ्टेड एनालिटिकल स्किल ने मशीन के पूरे मैकेनिज्म, उसके स्प्रिंग्स के टेंशन और उस डार्क मेटल के सबसे कमजोर बिंदु को स्कैन कर लिया। तारा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी पोजीशन बदली, अपने पूरे शरीर के वजन को एक परफेक्ट एंगल में घुमाया और एक तीर की रफ्तार से अपना पंच ठीक उस कमजोर बिंदु पर मार दिया। थक! कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड पर नंबर तेजी से भागे और रुके। 710। पूरी ऑडियंस सन्न रह गई। हंसी के ठहाके खौफनाक सन्नाटे में बदल गए। एक लड़की जिसका फिजिकल बेस कुछ दिन पहले तक बेहद कमजोर था, उसने मास्टर ध्रुवांश की दी हुई फ्रोजन वॉर्टेक्स की बेस ट्रेनिंग और अपनी गॉड आई का इस्तेमाल करके कई वयस्क और भारी भरकम फाइटर से ज्यादा स्कोर कर दिया था। तारा ने अपनी मुट्ठी को झटका और एक स्माइल के साथ मार्क की तरफ मुड़कर बोली, मार्क भैया, आपसे सिर्फ 110 पॉइंट पीछे हूं, अपनी कुर्सी बचा कर रखना। अंत में फ्रेया रहेजा आगे बढ़ी। उनकी चाल में एक अघोषित शालीनता और राजसी घमंड था। जैसे ही वो मशीन के सामने आई, पूरे अरीना की फुसफुसाहट बंद हो गई। फ्रेया ने मशीन को देखा। उसकी एमरल्ड आंखें बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के भी सामने वाले मेटल के डेंसिटी को भांप सकती थी। उसने अपने दाहिने पैर को आधा मीटर पीछे खिसकाया, अपने घुटनों को मोड़ा और अपनी कमर को घुमाते हुए पूरे शरीर की काइनेटिक एनर्जी को अपनी मुट्ठी में केंद्रित कर दिया। हवा को चीरती हुई उसका पंच एक बिजली की तरह मशीन पर जा लगा। बैंग! पूरा डार्क मेटल फ्रेम एक पल के लिए थरथरा उठा। फर्श के कंक्रीट पर हल्की सी दरार आ गई। बोर्ड पर लाल रंग के बड़े बड़े अक्षरों में नंबर चमका, 1120। क्या? 1120! बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के एक फीमेल फाइटर का यह स्कोर इस पूरे टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कमेंटेटर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वीआईपी बॉक्स में मुकेश राहेजा के चेहरे पर एक डरावनी और गर्व भरी मुस्कान आ गई। क्वालिफिकेशन राउंड अभी चल ही रहा था कि अचानक अरीना का तापमान जैसे कई डिग्री नीचे गिर गया। हवा में मौजूद नमी बर्फ के बारीक कणों में बदलने लगी। दर्शकों का शोर अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गया। एंट्री गेट से 6 लोग बेहद नपे-तुले कदमों से अंदर आ रहे थे। उनके बदन पर नीले और सफेद रंग के बेहद महंगे कवच थे, जिन पर एक दहाड़ते में शेर का प्रतीक बना था। ये थी सिंह फैमिली की टीम, जो पिछले 5 सालों से इस चैंपियनशिप की बेताज बादशाह थी। उनका लीडर रणवीर सबसे आगे चल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा अहंकार और कंपकपा देने वाली ठंड थी। सिंह फैमिली की फ्रोजन वॉर्टेक्स तकनीक का पहला स्टेज वो पूरी तरह मास्टर कर चुका था। तो ये है इस बार का कचरा जो हमारे सामने मरने आया है। रणवीर ने अरीना में मौजूद अन्य टीमों पर एक हिकारत भरी नजर डाली। जब रणवीर मशीन के पास पहुंचा तो उसने कोई पोजीशन नहीं ली। उसने बस एक लापरवाही भरा लेकिन भयानक स्पीड वाला पंच मशीन पर दे मारा। क्रैक!
मशीन के पैड पर एक झटके में नीली बर्फ की परत जम गई। ये उसके शरीर में रची बसी फ्रोजन वॉर्टेक्स की पैसिव पावर थी। बोर्ड पर स्कोर चमका 1450। 1450। रणवीर ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सिंह फैमिली के बाकी 5 मेंबर्स ने भी पंच मारे और उन सब का स्कोर 1200 से 1300 के बीच रहा। उनका दबदबा साफ था। लेकिन बैकस्टेज के वीआईपी केबिन में खड़े ध्रुवांश की नजरें सिंह फैमिली पर नहीं थीं। उसकी गहरी नीली नजरें उस काले गेट पर टिकी थीं जहां से आखिरी टीम अंदर आ रही थी। ये थी डार्क बीस्ट की टीम। इन्होंने काले रंग के भारी हुड वाले लबादे पहने हुए थे जिससे उनके चेहरे पूरी तरह छिपे हुए थे। जैसे ही वे मैदान में आए, हवा में एक अजीब सी सड़न, मौत और भारीपन का एहसास होने लगा। ध्रुवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। गॉड रुद्रा की उसकी चेतना ने तुरंत कुछ ऐसा महसूस किया जो सामान्य इंसानों की समझ से परे था। इनके चलने का तरीका, इनके सांस लेने की गति, ये इंसानी नहीं है। ध्रुवांश ने मन ही मन सोचा, इनका स्पिरिचुअल फ्लो बहुत ही अजीब है, जैसे इनके शरीर के भीतर कोई मृत ऊर्जा बह रही हो। ये कठपुतलियां हैं। डार्क बीस्ट का पहला फाइटर मशीन के पास गया। उसने बिना कोई आवाज किए अपना हाथ लबादे से बाहर निकाला। उसका हाथ अजीब तरह से पीला, सूखा और लाश जैसा दिख रहा था। उसने मशीन पर एक सीधा, भावहीन वार किया। तुरंत कोई गूंज नहीं हुई, कोई शॉक वेव नहीं उठी, लेकिन मशीन का डिजिटल बोर्ड सीधे 150 पर जाकर रुक गया। क्या परफेक्ट 150? बिना किसी हलचल के। कमेंटर की आवाज में अब उत्साह की जगह एक अजीब सा डर था। डार्क बीस्ट के बाकी 5 मेंबर्स ने भी ठीक इसी तरह बिना किसी हाव भाव के पंच मारे और सबका स्कोर ठीक 1500 आया। न 1 पॉइंट ज्यादा, न 1 पॉइंट कम। नीचे मैदान में खड़ी फ्रेया ने अपनी एमरल्ड आंखों की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने डार्क बीस्ट के मेंबर्स के स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उनकी ऊर्जा को देखा, उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। ज़ेन, मार्क, उन लोगों को देखो। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई अंत या शुरुआत नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मांस के बने कोई खाली बर्तन हैं जिनके अंदर सिर्फ अंधकार भरा हुआ है। ये कठपुतलियां हैं। ज़ेन ने अपनी तलवार की मूठ को और कसकर पकड़ा। अपनी इंद्रियों को अलर्ट रखो। क्वालिफिकेशन राउंड खत्म हो चुका है। असली खून अब बहेगा। घोषणा हुई। 100 टीमों में से टॉप 20 टीमों का चयन हो चुका है और अब शुरू होता है मुख्य मुकाबला, द एलिमिनेशन राउंड। मुख्य मुकाबले के लिए एरिना का नक्शा पूरी तरह बदल दिया गया था। अब बीच में एक विशाल चौकोर स्टेज था जिसके चारों तरफ एक जादुई एंटी शॉक शील्ड लगी थी ताकि फाइटर्स की विनाशकारी एनर्जी दर्शकों तक ना पहुंचे। तभी कमेंटर ने इस साल के सबसे अनोखे और क्रूर नियम की घोषणा की। ध्यान दे सभी फाइटर्स, इस बार का मुकाबला मैच काउंट के एक विशेष नियम पर आधारित है। हर एक राउंड में 2 टीमों के बीच उतने ही मैच होंगे जितने उस टीम में मेंबर्स होंगे जिसमें ज्यादा संख्या है। मतलब अगर 6 मेंबर्स वाली टीम का मुकाबला 4 मेंबर वाली टीम से होता है तो कुल 6 मैच खेले जाएंगे। कम मेंबर वाली टीम को अपने फाइटर्स को बिना आराम किए दोबारा मैदान में उतारना होगा। एक मैच में एक टीम से केवल एक ही फाइटर रिंग में उतर सकता है। ये नियम सुनते ही एरिना में हड़कंप मच गया। मार्क ने तुरंत उंगलियों पर हिसाब लगाया। ओ भाई, हमारी टीम में सिर्फ 4 लोग हैं और अगर हमारा मुकाबला सिंह फैमिली या डार्क बीस्ट से हुआ जिनमें 6 लोग हैं तो हमें 6 मैच लड़ने होंगे। यानी हम में से किसी 2 को 2-2 बार लड़ना पड़ेगा, वो भी बिना रेस्ट के। लॉटरी सिस्टम के जरिए पहली भिड़ंत तय हुई। राउंड 1, टीम शैडो वीएस टीम आयरन गार्डियंस। सामने वाली टीम में 5 मेंबर्स थे, इसलिए इस राउंड में कुल 5 मैच होने थे। टीम शैडो को जीतने के लिए कम से कम 3 मैच जीतने जरूरी थे। ध्रुवांश की शांत लेकिन राउंडे कार कर देने वाली आवाज उनके कम्युनिकेटर पर गूंजी। मार्क, तुम पहले जाओगे। इस मैच को जितना हो सके लंबा खींचो। मुझे उनका कॉम्बैट पैटर्न देखना है। अपनी जान बचाकर लड़ना। मार्क ने अपनी गर्दन चटकाई और रिंग में उतर गया। उसके सामने जो फाइटर आया वो 7 फीट लंबा एक भीमकाय मॉन्स्टर था जिसका नाम बुल था। बुल के हाथों में भारी लोहे के कंगन थे जिनमें से स्पिरिचुअल एनर्जी की लाल लपटें उठ रही थीं। छोटे बच्चे, बुल ने गंदी हंसी के साथ कहा, तुम गलती से अपनी माँ की गोद से निकलकर इस मौत के कुएं में आ गए हो क्या? मार्ट ने अपनी जेबी टटोली, एक स्मार्ट स्माइल दी और बोला, अरे यार, वैसे भाई साहब, आपकी टूथपेस्ट में नमक है? क्योंकि आपके मुंह से जो मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे आपके पंच से नहीं, आपकी सांसों से बचना पड़ेगा। टिंग टिंग टिंग, बुल गुस्से में दहाड़ा। उसने अपने पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी केंद्रित की और एक सांड की तरह मार्क की तरफ दौड़ा। उसके हर कदम से रिंग का फर्श हिल रहा था।
मार्क अपनी जगह से हिला नहीं। जैसे ही बुल उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, मार्क ने अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल किया। वो अचानक नीचे झुका और फर्श पर फिसलते हुए बुल के पैरों के बीच से निकल गया। बुल अपनी ही गति के कारण रुक नहीं पाया और सीधे रिंग के कोने वाले जादुई शील्ड से जा टकराया। धड़ाम! बुल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथों में लाया और हवा में मुक्के चलाने शुरू कर दिए। हवा के दबाव के बड़े बड़े शॉक वेव्स मार्क की तरफ बढ़ने लगे। मार्क अब गंभीर हुआ। उसने अपनी बॉडी को फुर्ती से मूव किया। हवा के तीखे झोंकों को अपनी ऑरा से काटते हुए वो बिजली की गति से बुल के ठीक पीछे पहुंच गया। पीछे तो देखो, मार्क ने चिल्लाकर कहा। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने दाहिने पैर में फोकस किया और एक जोरदार हड्डी तोड़ लात बुल के घुटने के पिछले हिस्से यानी वीक जॉइंट पर दे मारी। बुल कराह उठा और रिंग के बीचों बीच घुटनों के बल गिर पड़ा। मार्क ने बिना समय गवाए अपनी एनर्जी को अपनी हथेली में समेटा और बुल की नर्व के ठीक पीछे यानी नर्व सेंटर पर एक सटीक चॉप प्रहार किया। बुल की आंखें पलटीं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। विजेता मार्क, टीम शैडो, स्कोर 1-0। अगले मैच में आयरन गार्डियंस ने अपने सबसे चालाक फाइटर क्रॉन को भेजा। वो एक हीरो लेवल 4 स्टार फाइटर था। टीम शैडो की तरफ से तारा रिंग में उतरी। तारा के चेहरे पर अब कोई बचपना नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से फोकस थीं। क्रॉन के पास एक विशेष तकनीक थी, शैडो बाइंडिंग। मैच शुरू होते ही क्रॉन ने अपने हाथों से काली स्पिरिचुअल एनर्जी निकाली जो फर्श पर रेंगते हुए तारा की परछाई की तरफ बढ़ने लगी। तारा की गॉड आई एक्टिव थी। उसने तुरंत क्रॉन के मैना फ्लो को देख लिया। इसकी एनर्जी जमीन के जरिए ट्रैवल कर रही है। तारा ने मन ही मन एनालाइज किया। जैसे ही वो काली ऊर्जा तारा की परछाई को छूने वाली थी, तारा अपनी जगह से हवा में उछल गई। उसने अपनी बेल्ट से 2 छोटे जादुई डैगर्स निकाले और हवा में ही स्पिन करते हुए दोनों डैगर्स क्रॉन की तरफ फेंक दिए। क्रॉन ने अपनी एनर्जी शील्ड से डैगर्स को ब्लॉक किया, लेकिन तारा का असली मकसद हमला करना नहीं था। जैसे ही क्रॉन का ध्यान भटका, तारा ठीक उसके बगल में लैंड हुई। उसने अपनी पूरी शारीरिक ताकत और अपनी छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी उंगलियों में केंद्रित किया और क्रॉन के शरीर के सबसे कमजोर मैना पॉइंट पर एक जोरदार सटीक स्ट्राइक की। क्रैक! क्रॉन के मुंह से खून की एक बूंद निकल गई। वो अचरज में था। एक छोटी लड़की ने उसके डिफेंस को भेद दिया था। क्रॉन को समझ आ गया कि वो इस लड़की को हल्के में नहीं ले सकता। उसने अपनी हीरो लेवल 4 स्टार की पूरी ताकत रिलीज कर दी। एक भयानक डार्क एनर्जी का बवंडर क्रॉन के शरीर से निकला। ये एक एरिया ऑफ इफेक्ट हमला था। तारा की गॉड आई ने उसे बता दिया था कि वो इस हमले को ब्लॉक नहीं कर सकती। पावर का बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन तारा पीछे नहीं हटी। उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी वाइटल नसों को बचाया। बूम! वो डार्क एनर्जी का शॉक वेव तारा से टकराया। तारा का छोटा सा शरीर हवा में उछलकर रिंग की बाउंड्री से बाहर जाकर गिरा। वो हार गई थी, लेकिन उसके होठों पर एक स्माइल थी। उसने खड़े होकर अपने कपड़ों की धूल झाड़ी। उसने एक हीरो लेवल 4 स्टार फाइटर को खून थूकने पर मजबूर कर दिया था। पूरा स्टेडियम उस लड़की की हिम्मत देखकर सन्न था। विजेता क्रॉन, स्कोर 1-1। तीसरे मैच में मार्क दोबारा रिंग में उतरा, लेकिन क्रॉन की थका देने वाली तकनीक के सामने मार्क की थकी हुई मांसपेशियां जवाब दे गईं। एक भारी काउंटर अटैक ने मार्क को रिंग से बाहर कर दिया। स्कोर 1-2। आयरन गार्डियंस आगे। अब खिलवाड़ का समय खत्म हुआ। ज़ेन ने अपनी जादुई तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक ठंडी नीली रोशनी चमक रही थी। वो एक लंबी छलांग लगाकर रिंग के बीचों बीच उतरा। उसकी लैंडिंग इतनी शांत थी कि एक कंकड़ भी नहीं हिला। सामने आयरन गार्डियंस का कैप्टन रॉबर्ट खड़ा था। उसके पास एक विशाल लाल उल्चा से सुलगती हुई 2-धारी कुल्हाड़ी थी। सुना है तुम तलवारबाजी में खुद को उस्ताद समझते हो? रॉबर्ट ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए कहा। ज़ेन ने कोई जवाब नहीं दिया। टिंग! मैच शुरू होते ही रॉबर्ट ने जमीन पर प्रहार किया। कंक्रीट फट गया और मलबे की एक विशाल विनाशकारी लहर ज़ेन की तरफ बढ़ने लगी। ज़ेन ने पलक तक नहीं झपाई। उसकी तलवार मयान से एक नीली बिजली की तरह बाहर निकली। उसने हवा में एक वर्टिकल स्लैश मारा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तीखी थी कि उसने उस मलबे की लहर को बीच से 2 भागों में चीर दिया। रॉबर्ट हैरान रह गया। इससे पहले कि रॉबर्ट संभल पाता, ज़ेन एक परछाई की तरह उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार की मूठ से रॉबर्ट की पीठ पर वार किया और फिर एक क्विक स्पिन लेकर तलवार के सपाट हिस्से से रॉबर्ट की पीठ पर एक जोरदार प्रहार किया। धम! रॉबर्ट सीधे रिंग के बाहर जाकर गिरा। मैच सिर्फ 45 सेकंड में खत्म। विजेता ज़ेन, स्कोर 2-2। अब पूरा दारोमदार आखिरी मैच पर था। और अब निर्णायक मैच टीम शैडो की तरफ से फ्रेया राहीजा। मुकेश राहीजा अपने सीट पर सीधे खड़े हो गए। फ्रेया ने रिंग में कदम रखा। सामने एलिना थी, जो अपनी कॉडली स्पीड के लिए जानी जाती थी। उसके हाथों में 2 जहरीले खंजर थे। घंटी बजी।
एलिना अपनी पूरी रफ्तार से एक धुंध की तरह गायब हो गई। वो फ्रेया के दाईं तरफ से खंजर लेकर फ्रेया के गर्दन की तरफ बढ़ी, लेकिन फ्रेया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी एमरल्ड आंखों ने एलिना के एनर्जी फ्लो को पहले ही पढ़ लिया था। जैसे ही खंजर उसके गले के पास पहुंचने वाला था, फ्रेया ने अपनी गर्दन को सिर्फ आधा सेंटीमीटर पीछे झुकाया। खंजर हवा को काटता हुआ निकल गया। क्या? एलिना की आंखें फटी रह गईं। फ्रेया ने एक ठंडी राजसी आवाज में कहा, तुम्हारी रफ्तार अच्छी है, लेकिन मेरे सामने बेकार है। एलिना ने नीचे से लात मारने की कोशिश की। फ्रेया ने पहले ही अपने पैर को हवा में उठाया और एलिना के घुटने पर एक काउंटर प्रेशर प्रहार किया। एलिना का संतुलन बिगड़ गया। राहीजा खानदान की तकनीक, स्पिरिचुअल पल्स डिस्टर्बेंस। फ्रेया ने अपनी 2 उंगलियों से एलिना के चेस्ट सेंटर पर एक तेज स्ट्राइक की। ब्लास्ट! एक तीव्र स्पिरिचुअल वेव एलिना के शरीर में घुस गई, जिसने उसके एनर्जी फ्लो को 1 सेकंड के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। एलिना बिना किसी भारी चोट के सीधे घुटनों के बल बैठी और फिर बेहोश होकर गिर गई। विजेता फ्रेया राहीजा। टीम शैडो ने राउंड 1 जीत लिया। टूर्नामेंट अब बहुत तेजी और क्रूरता से आगे बढ़ा। सिंह फैमिली के फाइटर्स ने रिंग में तबाही मचा दी। उनके छात्रों ने अपनी फ्रोजन वॉर्टेक्स तकनीक से सामने वाले फाइटर्स के खून को उनकी नसों में ही जमा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक नजारा डार्क बीस्ट की टीम का था। ध्रुवांश वीआईपी बैल्कनी के बिल्कुल किनारे खड़ा था। डार्क बीस्ट का एक फाइटर रिंग में था। सामने वाले तलवारबाज ने डार्क बीस्ट के फाइटर के कंधे को अपनी तलवार से चीर दिया। खून का फव्वारा छूटा, लेकिन उस डार्क बीस्ट के चेहरे पर दर्द का एक भी भाव नहीं आया। उसने बिना पलक झपकाए अपने उसी कटे हुए कंधे के हाथ से तलवारबाज का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो गईं। उसने उस फाइटर को इतनी बेरहमी से रिंग के फर्श पर पटका कि कंक्रीट के पत्थर चकनाचूर हो गए। मास्टर! जेन बैक स्टेज से ध्रुवांश के पास आया। उसका चेहरा पीला था। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी कसी। उसकी आंखों में गॉड रुद्र की प्राचीन चमक आ गई। उन्हें दर्द इसलिए नहीं महसूस होता जेन, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। वो डार्क बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नेक्रोटिक मैकेनिज्म से कंट्रोल की जा रही कठपुतलियां हैं। असली खतरा वो नहीं, बल्कि उनका मास्टर है, जो पीछे बैठकर इन लाशों को नचा रहा है। कई खूनी एलिमिनेशन राउंड्स के बाद 100 टीमों से शुरू हुआ ये सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। विशाल स्क्रीन पर केवल 6 टीमों के नाम लाल रंग में चमक रहे थे। सिंह फैमिली, डिफेंडिंग चैंपियन; डार्क बीस्ट, रहस्यमयी और अमानवीय; टीम शैडो, ध्रुवांश की अजय टीम; टीम ब्लेड मास्टर्स; टीम थंडरफैंग; टीम एम्बर गार्जियंस। अगला राउंड ये तय करने वाला था कि कौन सी 4 टीमें फाइनल्स में जाएंगी, जहां टीमों के बजाय उनके मास्टर्स को खुद रिंग में उतरकर मौत का खेल खेलना था। ध्रुवांश ने स्क्रीन पर डार्क बीस्ट और सिंह फैमिली का नाम देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूर और शैतानी मुस्कान उभर आई जो एम्बर सिटी के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान लाने वाली थी। एम्बर सिटी के ग्रैंड सेंट्रल अरीना की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो जगह कुछ घंटों पहले उत्साह और नारों से गूंज रही थी, वहां अब मौत की खौफनाक शांति और खून की सड़ांध फैल चुकी थी। सिंह फैमिली और डार्क बीस्ट की टीमें अपने विरोधियों को इस कदर कुचल चुकी थी कि सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो चुकी थी। उनके मैचों के बाद अरीना का फर्श अब भी लाल था। अब बारी थी बचे हुए 2 मुकाबलों की। पहला मैच ब्लेड मास्टर्स और थंडरफैंग के बीच हुआ। ये कोई खेल नहीं था, ये कत्लेआम था। अरीना के सफेद मार्बल फर्श पर खून की धारें ऐसी बह रही थीं जैसे किसी ने लाल रंग की नदियां खोल दी हों। अलाउड टू किल के नियम ने इस अखाड़े को एक शवसान में बदल दिया था। ब्लेड मास्टर्स की तलवारें हवा को चीरती हुई बिजली की तरह चमक रही थीं और थंडरफैंग के फाइटर्स की चीखें जादुई शील्ड से टकराकर वापस लौट रही थीं। जब मुकाबला खत्म हुआ, हवा में जले हुए मांस और लोहे की गंध थी। थंडरफैंग के 2 फाइटर्स की लाशें रिंग के बीचों बीच पड़ी थीं। ब्लेड मास्टर्स खून से सने हुए विजयी घोषित हुए, लेकिन दर्शकों की सहमी हुई नजरें अब उस विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां लाल रंग में अगला और सबसे खौफनाक मुकाबला फ्लैश हो रहा था। टीम शैडो वर्सेस टीम एम्बर गार्जियंस। एम्बर गार्जियंस के 6 मेंबर्स भारी कदमों से चलते हुए रिंग के किनारे आकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर एक क्रूर और जानवरों जैसी मुस्कान थी। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, वो एम्बर सिटी के सबसे निर्दयी और खूंखार फाइटर्स माने जाते थे, जिन्हें दर्द देने में मजा आता था। उनका तालमेल और संख्या बल किसी भी टीम को डराने के लिए काफी था। बैक स्टेज के वीआईपी केबिन में मास्टर ध्रुवांश कांच के पास खड़ा था। उसकी गहरी नीली आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक सर्द खामोशी थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उसने अपने कान में लगे वायरलेस कम्युनिकेटर को उंगली से छुआ। उसकी भारी और शांत आवाज टीम शैडो के ईयरपीस में गूंजी। तारा, मास्टर ध्रुवांश ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट और भरोसा था। तुम शुरुआत करोगी। याद रखना, ये स्टेज भले ही छोटा हो
और तुम्हारे दुश्मन बड़े, लेकिन तुम्हारी हिम्मत इस पूरे एरिना से बहुत बड़ी है। अपनी गॉड आई पर भरोसा रखना। नीचे एरिना की तेज सफेद रोशनी में तारा ने रिंग में कदम रखा। उसके छोटे छोटे कदम उस विशाल खूनी रिंग में बहुत अजीब लग रहे थे। एम्बर गार्जियंस की तरफ से उनका पहला फाइटर आगे आया, काइल। वो लगभग 6.5 फीट लंबा था। उसके कसरती भारी भरकम बदन पर नसें उभर रही थी। काइल के दोनों हाथों में डार्क मेटल के भारी दस्ताने थे, जिन पर नुकीले खूनी कांटे लगे थे। ओह, क्या बात है! काइल ने एक भद्दा ठहाका लगाया, जिससे उसकी गर्दन की नसें तन गईं। तो टीम शैडो ने अपने हारने के डर से एक छोटी बच्ची को बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया है। मुझे तो इसे मारने में भी शर्म आ रही है। दर्शक दीर्घा में बैठे लाखों लोग भी आपस में खुसर फुसर करने लगे। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक दर्शक चिल्लाया, ये बच्ची उस मॉन्स्टर का एक मुक्का भी नहीं झेल पाएगी। इसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। टीन टीन टीन। मैच शुरू हो चुका था। काइल ने तारा को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। वो अपने भारी दस्तानों को आपस में टकराता हुआ बड़ी सुस्ती से उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। तारा ने अपनी जगह पर खड़े होकर गहरी सांस ली। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां कसी। जैसे ही काइल ने बड़ी लापरवाही से तारा की गर्दन पकड़ने के लिए अपना बायला हाथ बढ़ाया, तारा किसी फुर्तीले बिल्ली की तरह हवा को चीरती हुई ठीक उसके नीचे से फिसल गई। काइल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तारा ने अपने पूरे शरीर की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक स्पिन लिया और एक जोरदार एरियल किक सीधे काइल के जबड़े पर दे मारी। चटाक! ये आवाज इतनी तेज थी कि माइक के जरिए पूरे एरिना में गूंज आई। काइल का भारी चेहरा झटके से एक तरफ घूम गया। उसके गोरे गाल पर तारा के जूतों के गहरे निशान उभर आए थे और एक पतली सी खून की लकीर उसके होंठों के कोने से छलक पर उसकी ठुड्डी तक आ गई थी। पूरे एरिना में एक सेकंड के लिए मौत सा सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तारा ने पीछे हटकर एक परफेक्ट लैंडिंग की, अपनी कमर पर हाथ रखा और अपनी जीभ बाहर निकालते हुए एक स्टाइलिश लेकिन चिढ़ाने वाला पोज दिया। बड़े भैया, अपनी आंखें खोलकर लड़ो, वरना ये बच्ची तुम्हें दिन में ही तारे दिखा देगी। अगले ही पल पूरा एरिना उत्साह और शोर से फट पड़ा। क्या बात है, गजब स्पीड! लेकिन वीआईपी केबिन में खड़े ध्रुवांश के चेहरे पर अचानक चिंता की एक गहरी लकीर उभर आई। उसकी गॉड लेवल चेतना ने कुछ बहुत भयानक महसूस किया था। उसने देखा कि काइल के चेहरे पर जो घमंडी मुस्कान थी, अब वो मिट चुकी थी। उसकी जगह एक खौफनाक साइकोपैथिक पागलपन ने ले ली थी। काइल की आंखों में खून उतर आया था और उसके शरीर से गाढ़ी काली स्पिरिचुअल एनर्जी रिसने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काइल की आवाज किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट जैसी लग रही थी। मुझ पर खरूंस तक लाने की। हवा का दबाव अचानक भारी हो गया। अगले ही पल काइल एक परछाई की तरह अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी गति उस भारी शरीर के बावजूद इतनी तेज थी कि तारा की गॉड आई भी उसे पूरी तरह ट्रैक नहीं कर पाई। इससे पहले कि तारा अपनी आर्म्स को ब्लॉक करने के लिए ऊपर उठाती, काइल उसके ठीक सामने प्रकट हुआ। उसने एक सीधा क्रूर मुक्का तारा के छोटे से पेट में दे मारा। धम! हवा में एक शॉक वेव सी उठी। तारा की आंखें दर्द से बाहर की तरफ निकल आईं। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा और उसका छोटा सा शरीर किसी टूटे हुए खिलौने की तरह हवा में उछल गया। तारा! बैकस्टेज से मार्क और जेन की चीखें एक साथ गूंज उठीं। लेकिन काइल वहीं नहीं रुका। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। इससे पहले कि तारा का शरीर नीचे फर्श पर टकराता, काइल ने छलांग लगाई। हवा में ही तारा की पतली सी टांग को अपने लोहे जैसे हाथों से दबोचा और उसे पूरी ताकत से रिंग के कंक्रीट फर्श पर दे मारा। क्रैक! फर्श पर दरारें पड़ गई। तारा के शरीर से हड्डियां चटकने की आवाज आई। वो दर्द से चीख भी नहीं पाई, बस उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे। काइल अब एक दरिंदे में बदल चुका था। वो तारा के ऊपर टूट पड़ा। वो अपनी भारी भरकम स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल पावर से उस नन्ही जान को बेरहमी से कुचलने लगा। तारा का मासूम चेहरा खून से लथपथ हो गया था। उसकी बाईं आंख बुरी तरह सूजकर बंद हो गई थी। मार्क रिंग के बिल्कुल पास आकर पागलों की तरह मुक्के मारने लगा। उसके चेहरे पर आंसू और पसीना एक हो गए थे। तारा, हार मान लो, गिव अप करो तारा, वो दरिंदा तुम्हें मार डालेगा। रिंग के अंदर तारा अपनी एक कोहनी के बल पर कांपती हुई लेटी थी। उसने बहुत मुश्किल से अपना एक हाथ उठाया और अपने चेहरे से रिसते हुए खून को पोंछा। उसकी एक खुली आंख में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक ऐसी चट्टान जैसी जिद थी जिसने ध्रुवांश को भी एक पल के लिए हैरान कर दिया। तारा ने अपनी धुंधली नजरों से शील्ड के पार मार्क को देखा। उसके खून से सने होठों पर एक बहुत ही फीकी, कांपती हुई मुस्कान आ गई। नहीं मार्क भैया, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ कम्युनिकेटर के जरिए सुनी जा सकती थी। मैं हार नहीं सकती। मुझे मास्टर को साबित करना है कि मैं काबिल हूँ। मैं कोई कमजोर बच्ची नहीं हूँ।
काइल ने एक भद्दी गाली बकी और एक फाइनल ब्लो के लिए अपनी भारी मुट्ठी हवा में उठाई। उसके दस्ताने पर लगी धातु की कीनें ताना के खोपड़ी को कुचलने के लिए नीचे की तरफ बढ़ने लगीं। ठीक उसी पल एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने काइल के खून को 1 सेकंड के लिए जमा दिया। ये आवाज वीआईपी केविन से आई थी, शांत, गहरी और बेहद खौफनाक। फ्रेया, सफेद झंडा दिखाओ। टीम शैडो इस मैच से पीछे हटती है। फ्रेया ने बिना 1 सेकंड की देरी किए बैकस्टेज से सफेद झंडा लहरा दिया। रेफरी जो खुद काइल के खौफ से पीछे खड़ा था, उसने तुरंत सायरन बजाया। मैच रुक गया है, मैच रुक गया है, टीम शैडो ने सरेंडर कर दिया है। जादुई शील्ड के अंदर से एक फोर्स फील्ड उठी जिसने काइल की मुट्ठी को तारा के सर से बस 1 इंच दूर रोक लिया। काइल ने नफरत और गुस्से से तारा की तरफ थूका। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी जान की भीख मांग ली। तारा ने अपनी धुंधली पड़ती नजरों से बहुत दूर बालकनी में खड़े मास्टर ध्रुवांश को देखने की कोशिश की। उसकी आंखों में गहरा मलाल था, एक दर्द था, जैसे वो बिना कुछ कहे माफी मांग रही हो कि वो हार गई। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो पूरी तरह बेहोश होकर खून से सने फर्श पर गिर पड़ी। मेडिकल टीम तुरंत स्ट्रेचर लेकर दौड़ी। तारा की हालत देखकर मार्क का खून इस कदर खौल उठा कि उसकी आंखें लाल हो गईं। वो उस बच्ची को अपनी सगी बहन मानता था। जब तारा को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, मार्क ने काइल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जेन ने उसके कंधे को अपनी लोहे जैसी पकड़ से दबोच लिया। मार्क, जेन की आवाज में एक डरावनी शांति थी। कंट्रोल करो, अभी तुम्हारा मैच है, अपना गुस्सा रिंग के अंदर निकालना। मार्क ने जेन का हाथ झटक दिया और बिना कुछ बोले सीधे रिंग में कूद पड़ा। वो काइल का खून का प्यासा हो रहा था। उसे लगा कि काइल ही दोबारा लड़ने आएगा और वो उसके एक एक जोड़ को तोड़ देगा, लेकिन काइल ने बड़ी चालाकी से हाथ हिलाकर मना कर दिया और मुस्कुराते हुए अपनी टीम की तरफ पीछे हट गया। माफ करना दोस्त, मेरे और भी साथी हैं जिन्हें इस खेल में मजा लेना है। मेरा मन तो बहुत था कि तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ूं, पर फिलहाल सिल्वा तुमसे निपटेगा। एम्बर गार्डियंस की तरफ से एक नया फाइटर रिंग में उतरा। उसने कुंगफू की परंपरा का ढीली पोशाक पहनी थी। उसका नाम सिल्वा था। काइल के विपरीत सिल्वा बहुत ही शांत, फोकस्ड और लचीला दिख रहा था। टिन टिन टिन। मैच शुरू होते ही मार्क एक जंगली भालू की तरह दहाड़ा। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तारा पर हाथ उठाने की? मार्क गुस्से में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अपनी हीरो लेवल पीक की सारी पावर को अपनी मुट्ठियों में झोंक दिया। उसने वार पर वार करने शुरू कर दिए। हवा में उसकी भारी मुट्ठियों के चलने से सोनिक बूम की आवाजें आ रही थीं। हर एक पंच में इतनी ताकत थी कि अगर वो सिल्वा को लग जाता तो उसकी पसलियां टूट जातीं। लेकिन सिल्वा, वो एक सूखे पत्ते की तरह हवा में तैर रहा था। मार्क का एक भी खूनी हमला उसे छू तक नहीं पहुंचा पा रहा था। सिल्वा का मूवमेंट इतना स्मूथ और पानी जैसा था कि मार्क के पंच हवा को चीरते हुए खाली जा रहे थे। तुम बहुत धीमे हो, सिल्वा ने बड़ी ठंडी और अपमानजनक आवाज में कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और तुम्हारा ये फालतू का गुस्सा तुम्हें और भी ज्यादा धीमा और बेवकूफ बना रहा है। मार्क ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक विशाल पावर पंच मारने की कोशिश की। उसका शरीर पूरा आगे की तरफ झुक गया। सिल्वा ने कोई ताकत नहीं लगाई। उसने बस अपनी कमर को हल्का सा घुमाया, थोड़ा सा साइड हुआ और मार्क की ही गति का इस्तेमाल करते हुए उसका संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। जैसे ही मार्क लड़खड़ाया, सिल्वा ने अपने हाथ को एक ब्लेड की तरह कड़ा किया और मार्क के नरदंड के बिल्कुल पीछे ब्रेन स्टेम के पास एक सटीक और घातक चॉप मारा। ठक। यह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन इसका असर विनाशकारी था। मार्क के विशाल शरीर का सारा नर्वस सिस्टम एक झटके में शट डाउन हो गया। उसके घुटने भारी आवाज के साथ जमीन पर टकराए। लेकिन सिल्वा यहीं नहीं रुका। उसने अपनी रफ्तार अचानक बढ़ा दी। अगले ही सेकंड में सिल्वा के हाथ और पैर बिजली की तरह चले। उसने एक के बाद एक 12 प्रहार मार्क के शरीर के अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पर किए। हर प्रहार के साथ मार्क के मुंह से खून की छींटें उड़ रही थीं। मार्क की आंखों के आगे गहरा अंधेरा छाने लगा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो तारा की तरह सिल्वा को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया था। वो पूरी तरह फेल हो गया था। अंत में सिल्वा ने हवा में एक परफेक्ट स्पिन लिया और एक राउंड हाउस किक मारी जो सीधे मार्क की ठुड्डी पर लगी। मार्क का भारी भरकम शरीर रिंग से बाहर हवा में उड़ता हुआ सीधे मेडिकल टीम के टेंट के पास जाकर गिरा। वो भी पूरी तरह बेहोश हो चुका था। स्कोर स्क्रीन पर चमका, टीम शैडो 0 टू एम्बर गार्डियंस। पूरे अरीना में सन्नाटा था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो टीम शैडो अब तक अजय लग रही थी, वो इस कदर बेरस हो चुकी है। वीआईपी बॉक्स में बैठे मुकेश राहीजा, फ्रिया के पिता, पसीने पसीने हो रहे थे। उनके हाथ कुर्सी के हत्थों को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उनके पोरे सफेद हो गए थे। क्या
क्या रुद्र की टीम यहीं खत्म हो जाएगी? अगर वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो मेरी उस शर्त का क्या होगा? मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। बैक स्टेज के ठंडे और उदास मेडिकल रूम में तारा और मार्क अगल बगल के बेड पर लेटे थे। फ्रेया उनके पास खड़ी उनके जख्मों को देख रही थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसू में दुख से ज्यादा एक धधकती हुई आग थी। तभी फ्रेया और जेन के ईयरपीस में एक बार फिर ध्रुवांश की शांत लेकिन इस बार बेहद खतरनाक आवाज गूंजी। जेन, ध्रुवांश ने कहा, हम 2 मैच हार चुके हैं। अगर अब हम एक भी मैच हारे तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हें कम से कम 2 मैच लगातार जीतने होंगे। क्या तुम तैयार हो? जेन ने अपनी जादुई तलवार की मूठ को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोरों से कट कट की आवाज आई। उसका सिर झुका हुआ था। मास्टर, जेन की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसमें जो खौफनाक किलिंग इंटेंट था उसे सुनकर फ्रेया के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेन जब भारी कदमों से चलता हुआ रिंग की तरफ जा रहा था तो उसका पूरा ऑरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वो शांत ठहरा हुआ नीलापन नहीं था, अब वहां एक हिंसक उभरता हुआ खूनी सागर था। उसके शरीर से निकल रही स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ठंडी थी कि रिंग के आसपास की हवा जमने लगी थी। पहला मैच जेन बनाम काइल, वही दरिंदा जिसने तारा को बेदर्दी से पीटा था। काइल बड़े घमंड से अपनी गर्दन चटकाते हुए रिंग में आया। ओह, तब मैस्कर का मुख्य शेला आया है। क्या तुम भी उसी बच्ची की तरह रोते हुए बाहर जाओगे? जेन ने कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल बुत की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखें काइल को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मरी हुई लाश हो। टिन टिन टिन, घंटी बजते ही काइल ने ठीक वही चाल चली जो उसने तारा के खिलाफ चली थी। वो अपनी खौफनाक स्पीड से आगे बढ़ा, अपनी भारी मुट्ठी को हवा में उठाया और सीधे जेन के चेहरे को कुचलने के लिए वार किया। लेकिन जेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर तक नहीं निकाली। जब काइल का कंटीला मुक्का जेन के चेहरे से बस 1 इंच दूर था, जेन ने बिजली की गति से केवल अपनी तलवार की म्यान का इस्तेमाल किया। उसने म्यान को काइल के मुक्के पर इतनी सटीकता और ताकत से मारा कि काइल के उन मजबूत डार्क मेटल के दस्ताने बीच से फट गए और कीलें हवा में उड़ गईं। क्या? काइल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा हाथ सुन पड़ चुका था। अगले ही पल जेन की रफ्तार ने सबको चौंका दिया। वो काइल के डिफेंस के बिल्कुल अंदर था। उसने अपनी तलवार के सख्त हत्थे से काइल के जबड़े से नीचे से ऊपर की तरफ एक भयानक प्रहार किया। कड़क! आवाज इतनी तेज थी कि कई दर्शकों ने अपने कान बंद कर लिए। काइल के जबड़े की हड्डी टूट गई और उसके 4 दांत खून के फव्वारे के साथ हवा में उड़ गए। लेकिन जेन रुकने वाला नहीं था। ये कोई मैच नहीं था, ये एक तरफा सजा थी। जेन ने काइल को संभलने का 1 सेकंड भी नहीं दिया। उसने म्यान में रखी अपनी तलवार के सपाट हिस्से से काइल की पसलियों पर एक के बाद एक ऐसे अंधाधुंध वार किए कि काइल की पसलियों के टूटने की क्रैक क्रैक आवाजें पूरे अरीना में गूंजने लगीं। काइल दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन उसके टूटे जबड़े से सिर्फ खून और अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। जेन उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। ये तारा के लिए था। जेन ने दहाड़ते हुए अपने पैर में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी और काइल की छाती पर एक फाइनल विनाशकारी किक मारी। काइल का विशाल शरीर हवा में उड़ता हुआ जादुई शील्ड से टकराया और बेहोश होकर रिंग के बाहर गिर पड़ा। स्कोर 1-2। पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक टीम शैडो के समर्थन में चीखें गूंज उठीं। अगला मैच तुरंत शुरू हुआ। जेन वर्सेस सिल्वा, जिसने मार्क को हराया था। ये मुकाबला एक तरफा नहीं था, ये एक असली जंग थी। सिल्वा की पानी जैसी फुर्ती और जेन की धारदार तलवारबाजी के बीच एक भयानक टकराव हुआ। सिल्वा अपने मार्शल आर्ट से जेन के हर वार को डिफ्लेक्ट कर रहा था। तलवार और कुंगफू के वारों के टकराने से निकलने वाली चिंगारियां रिंग को रोशन कर रही थी। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी के टकराने से धमाके हो रहे थे। लेकिन जेन आज हारने के मूड में नहीं था। अंत में जब सिल्वा ने गलती की और हवा में ज्यादा ऊंचा उछल गया, जेन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपने शरीर की 3 परछाइयां बनाई। सिल्वा कंफ्यूज हो गया और उसका डिफेंस टूट गया। जेन असली परछाई से निकला और सिल्वा की छाती पर एक जोरदार किक मारकर उसे रिंग से बाहर कर दिया। स्कोर 2-2 बराबरी। पूरा अरीना पागलों की तरह खड़े होकर चिल्ला रहा था, टीम शैडो, टीम शैडो। तभी ध्रुवांश की भारी आवाज ईयरपीस में गूंजी, जेन, बहुत खूब, अब वापस आ जाओ, तुमने अपना काम कर दिया, अब फ्रेया की बारी है। लेकिन जेन के सर पर खून सवार था। काइल और सिल्वा को हराने के बाद भी उसके अंदर की आग शांत नहीं हुई थी। वो तारा का खून से लथपथ चेहरा भूल नहीं पा रहा था। नहीं मास्टर, जेन ने भारी सांसें लेते हुए कहा, मैं अभी नहीं आऊंगा। मैं इन दरिंदों को अभी और सबक सिखाऊंगा।
उसने ध्रुवांश की बात अनसुनी कर दी और रेफरी को इशारा किया कि वो तीसरे मैच के लिए भी वहीं रुकेगा। वीआईपी कैबिन में ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एम्बर गार्डियंस की तरफ से अब उनका सबसे रहस्यमयी और खौफनाक फाइटर रिंग में उतरा, ब्लेड। ब्लेड देखने में बहुत दुबला पतला था, जैसे कोई बीमार इंसान हो। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका चलना था। उसके हाथ और पैर किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं हिल रहे थे, वे अजीब तरह से झटके खा रहे थे, जैसे उसके अंदर कोई कीड़ा रेंग रहा हो। मैच शुरू होते ही ज़ेन ने बिना समय गवाए अपनी पूरी स्पीड से ब्लेड पर हमला किया। उसकी तलवार ब्लेड की गर्दन की तरफ एक नीली रोशनी की तरह बढ़ी, लेकिन अचानक ब्लेड ने अपना नंगा हाथ हवा में उठाया और क्लैंग, उसने अपनी नंगी उंगलियों से ज़ेन की तलवार की धार को पकड़ लिया। ज़ेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? कोई नंगे हाथों से एक जादुई तलवार को कैसे रोक सकता है? अगले ही सेकंड में ब्लेड के होंठों पर एक भयानक सड़ी हुई मुस्कान फैल गई। उसके हाथ किसी मशीन की आरी की तरह कांपने लगे। वो कुछ ऐसा कर रहा था जो इंसानियत की समझ से बाहर था। वो अपने हाथों से ज़ेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को काट रहा था। शू शू शू, हवा में एनर्जी के कटने की अजीब सी आवाजें आने लगीं। ज़ेन के शरीर पर बिना किसी हथियार के गहरे कट लगने लगे। ब्लेड इतनी तेज गति से उसके चारों ओर घूम रहा था कि ज़ेन को वार दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ज़ेन की चीख रिंग में गूंज उठी। उसके कपड़े चिथुलों में उड़ गए। उसके सीने, हाथों और पीठ से खून के फव्वारे फूट पड़े। ब्लेड उसे किसी जानवर की तरह छील रहा था। महज 5 मिनट के भीतर ज़ेन का लहूलुहान शरीर जमीन पर किसी कटी हुई पतंग की तरह पड़ा था। वो सांस तो ले रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। ब्लेड ने उसे एक हल्की सी लात मारकर रिंग से बाहर फेंक दिया। स्कोर टीम शैडो 2, एम्बर गार्डियंस 3। बैक स्टेज फ्रेया ने रिंग के किनारे अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी नीली आंखों में आंसू छलक आए थे। पागल कहीं का, वो ज़ेन को स्ट्रेचर पर जाते देख बुदबुदाई। बोला था ना मास्टर ने, वापस आ जाओ। क्यों अपनी जान जोखिम में डाली अपनी बेवकूफ़ी में? अब स्थिति सबसे ज्यादा खौफनाक और गंभीर हो चुकी थी। टीम शैडो 2-3 से पीछे थी। एम्बर गार्डियंस के पास अभी भी 4 फ्रेश फाइटर बचा था और टीम शैडो के पास केवल और केवल फ्रेया। नियम बिल्कुल साफ था। अगर फ्रेया को यह मुकाबला जीतना था तो उसे बिना आराम किए लगातार 2 मैच जीतने थे, ताकि स्कोर 4-3 हो जाए। एक भी हार और टीम शैडो हमेशा के लिए टूर्नामेंट से बाहर। फ्रेया धीरे धीरे भारी कदमों से रिंग की सीढ़ियां चढ़ रही थी। हवा में खून की सड़ंद उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। उसके दिमाग में केवल एक ही बात गूंज रही थी, उसके पिता मुकेश राहीजा की वो शर्त कि अगर तुम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई तो मैं तुम्हारी शादी रुद्र से करवा दूंगा। फ्रेया ने रिंग के बीचों बीच पहुंचकर अपनी नजरें उठाईं और सीधे वीआईपी कैबिन की बालकनी की तरफ देखा, जहां ध्रुवांश खड़ा था। उनकी नजरें मिली। इस बार ध्रुवांश की आंखों में वो सर्द खामोशी नहीं थी। इस बार वहां एक अजीब सा भरोसा था, एक ऐसा भरोसा जो कह रहा था, ये तुम्हारा मंच है महारानी। रुद्र, फ्रेया ने अपने मन में बहुत गहराई से कहा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। तुमने मेरे लिए इस पूरी दुनिया से पंगा लिया। तुमने मुझे मेरे अंधेरे से निकाला। आज मेरी बारी है। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा खून सूख जाए, लेकिन ये 2 मैच मैं जीत के रहूंगी। मैं तुम्हारी दुल्हन बनने का हक अपनी ताकत से कमा के रहूंगी। फ्रेया ने अपनी बेल्ट से अपनी खास चांदी जैसी चमकती हुई जादुई तलवार निकाली। हवा का दबाव अचानक बदलने लगा। उसकी खूबसूरत नीली आंखें, जो अब तक शांत थीं, वे अचानक गहरे बैंगनी रंग में चमकने लगीं। ये राहीजा खानदान की स्पेशल एंशिएंट पावर थी, जो सिर्फ मौत के मुहाने पर जागती थी। उसके शरीर से एक ऐसी भयानक, राजसी और खौफनाक ऊर्जा का बवंडर उठा जिसने पूरे अरीना के तापमान को बढ़ा दिया। हवा में एक भारी दबाव फैल गया, जिससे दर्शकों की सांसें अटक गईं। उसने अपनी बैंगनी आंखों से एम्बर गार्डियंस के बचे हुए फाइटर्स की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक ऐसी राजसी और मौत जैसी ठंडक थी कि सामने खड़े ब्लेड के भी हाथ एक पल के लिए कांप गए। तुम कीड़ों ने मेरे दोस्तों का खून बहाया है। आज इस अरीना में तुम्हारी चीखें गूंजेंगी। पूरा अरीना एक ऐसी खौफनाक ऊर्जा से भर गया, जिसे देखकर डार्क बीस्ट के रहस्यमय मास्टर भी वीआईपी बॉक्स में अपनी सीट पर सीधा होकर